नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज हमारी एथिक्स की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे एक नई केस स्टडी के साथ। ये केस स्टडी एक ऐसी केस स्टडी है जो कि ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा भी पूछी जा चुकी है। इस केस स्टडी में एक ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के सामने ऑनेस्टी वर्सेस कंपैशन का डिलेमा आता है। क्या है इस केस स्टडी के फैक्ट, अभी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितने भी चैनल्स यहां पे देख रहे हैं, इन सभी चैनल्स पे डेली बेसिस पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ रेलेवेंट कंटेंट आपके लिए भेजा जाता है। आप इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं केस स्टडी की। कहते हैं जी, राकेश इज द रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर who enjoys the trust of his higher officials. Knowing his honesty, the government entrusted him with the responsibility of identifying the beneficiaries under a health care scheme meant for senior citizens. So दो चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई। पहली बात तो राकेश के बारे में बता दिया गया कि ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, लोग उसमें ट्रस्ट करते हैं, सीनियर्स उसमें ट्रस्ट करते हैं। ऑनेस्टी को देखते हुए उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक हेल्थ केयर स्कीम है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है। उसके जो बेनिफिशियरीज हैं, किन को लाभ मिलेगा, उन्हें आइडेंटिफाई करने की जिम्मेवारी जो है वो राकेश को दी गई। अब यहां पे कुछ 4 क्राइटेरियाज बताए गए हैं जिसके बेसिस पे राकेश को इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है। पहला क्राइटेरिया क्या है? 60 इयर्स एज और अबव होनी चाहिए जिस बेनिफिशियरी को आप ये स्कीम का लाभ देना चाहते हैं। दूसरा क्या है? ही और शी शुड बिलोंग टू अ रिजर्व्ड कम्युनिटी। तीसरा क्या है? फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 1 लाख रुपीज पर एनम। चौथा क्या है? पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस इज लाइकली टू बी हाई टू मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बेनिफिशियरी। सो चौथे यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया गया है कि भाई जो बेनिफिट आप जिसको दे रहे हो, उस बेनिफिट का लाभ मिलने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा होने चाहिए, तब जाके आप उसको ये स्कीम का लाभ दोगे। तो ये 4 यहाँ पे क्राइटेरिया दिए गए हैं। कहता है जी, वन डे एक ओल्ड कपल राकेश के ऑफिस में आता है विद देयर application. They have been resident of a village in his district since their birth. The old man is diagnosed with a rare condition that causes obstruction in large intestine. As the consequence, he has severe abdominal pain frequently that prevents him from doing any physical labor. The couple has no children to support. The expert surgeon whom they contacted is willing to do the surgery without charging any fee. However, the couple will have to bear the cost of incidental charges such as medicine, hospitalization, etc. to the tune of rupees 1 lakh. The couple fulfills all the criteria except B. However, any financial aid would certainly make a significant difference in their quality of life. How should Rakesh respond to the situation? So यहाँ पर अब एथिकल डिलेमा यहां से निकल कर आता है। कहते जी, एक कपल राकेश के ऑफिस में आता है। वो कपल हमेशा से उसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है जिसमें राकेश अपनी ड्यूटी दे रहा है। अब कहते जी, उनका कोई बच्चा नहीं है उनको सपोर्ट करने वाला। उनमें जो बुजुर्ग दंपति हैं, उनमें जो एक व्यक्ति हैं, उनकी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई रेयर डिसीज निकल कर आया है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट एब्डोमिनल पेन हो रही है। मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, सिर्फ एक नहीं करते हैं। ऐसे में डॉक्टर ने तो ये कह दिया कि भाई देखो, मैं सर्जरी फ्री कर दूंगा, लेकिन जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं जैसे मेडिसिन, हॉस्पिटलाइजेशन एटसेट्रा, इसके लिए लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा लगेगा, आप वो ले आओ, बाकी सब यहाँ पे ओके है, सब हो जाएगा। अब आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आप राकेश हो, आप इस सिचुएशन में इस कपल को कैसे हेल्प करोगे? क्योंकि ये कपल आपके पास एप्लीकेशन लेकर आया है टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। बताओ भाई क्या करोगे? सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है? सबसे पहले यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। इंट्रोडक्शन क्या हो सकती है? तो इंट्रोडक्शन अगेन मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई राकेश ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर entrusted with the responsibility of identifying the beneficiaries under the scheme. He needs to decide whether he should help the couple who genuinely needs or stick to the rules. अब ये एक तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि आपकी अप्रोच क्या होगी। सो यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख के आ सकते हो कि being an honest and responsible officer, I have to maintain the rules also as well as I have to try to help them. राइट? सो ये एक अप्रोच हो सकती है जिसके थ्रू आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि मैं किस रास्ते पे जाना चाहता हूं। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कि जो कपल, ओल्ड कपल जिनको हेल्प चाहिए, वो एक स्टेक होल्डर है। आप खुद एक स्टेक होल्डर हो, गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है जिसकी स्कीम आई है, सोसाइटी एट लार्ज एक स्टेक होल्डर है। वो लोग जो कि ये चारों क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, दे आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स, बिकॉज
अल्टीमेटली गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम होती है, उसका पैसा लिमिटेड होता है, लिमिटेड लोगों में जाना है। तो अगर इस कपल को उसका बेनिफिट मिलेगा तो इसकी बजाय किसी और को बेनिफिट नहीं भी मिलेगा, राइट। सो वो भी स्टेक होल्डर हैं। सो दीज ऑल आर द स्टेक होल्डर्स। सवाल उठता है कि व्हाट आर द एथिकल डिलेमास, क्या क्या नैतिक दुविधाएं राकेश के सामने अवेलेबल हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया दैट ही कैन बी ईदर ऑनेस्ट और कंपैशनेट। सो सबसे पहले तो यही हो गई। दूसरा क्या है, राइट। सो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। आप ऑफिसर हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स सरकार भी है लेकिन सोसाइटी के लिए भी है। रूल कंप्लायंस वर्सेस कंपैशन हो गया, इंटीग्रिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। नाउ आपको इंटीग्रिटी की वैल्यू को लेकर चलना चाहिए, दैट यू कांट बेंड योर रूल्स। आप रूल माइंडेड हैं, आप ऑनेस्ट हैं, तो आप ऑनेस्टी से ही काम चलेगा आपका। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू हैव दैट क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो व्हेन यू आर अ सिविल सर्वेंट, बिकॉज कई सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां पर अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, सो जो अल्टीमेट कॉज है जिसके लिए सारा काम हो रहा है वो फुलफिल नहीं होता। सो ये भी एक यहाँ पर एथिकल डिलेमा आ गया। प्रेसिडेंट सेटिंग वर्सेस यूनिक सर्कमस्टांसेस। कहता जी राकेश मस्ट कंसीडर इफ दिस डिसीजन वुड सेट अप प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर केसेस ऑल्सो, क्योंकि पोटेंशियली अगर आप एक गलत प्रेसिडेंट यहाँ पे सेट कर देते हैं तो इसका मिसयूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज हो सकता है कि आप सही काम के लिए इस प्रेसिडेंट को सेट करें, लेकिन बाद में हो सकता है कि इसका मिसयूज हो जाए, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। फिर क्या है, प्रोफेशनल ड्यूटी वर्सेस मॉरल ड्यूटी। अब प्रोफेशनली क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द beneficiaries according to the given scheme, but at the same time you have a moral duty also. So ये सारे के सारे जो है ethical dilemmas हैं। इन ethical dilemmas में आप और भी चीजें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई ध्यान में आता तो। ठीक है जी, चलिए कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखिए, हमेशा मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं और मैं आपको कहता हूं कि भाई जब भी ऐसी कोई केस स्टडी आती है तो हमें पहले एक्सट्रीम ऑप्शंस को लेकर चलना होता है, राइट। सो इसमें एक्सट्रीम ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। एक्सट्रीम ऑप्शन पहला तो ये हो सकता है कि भाई आप बिल्कुल हेल्प देने से मना कर दें। दूसरा है कि भाई आप रूल्स के खिलाफ जाके हेल्प दे दें। एंड फिर कोई मिडिल ऑप्शन हम यहाँ पे लेकर आते हैं। सो पहला ऑप्शन क्या है, कहते हैं जी अलाउइंग द एप्लीकेशन ऑफ द कपल इवन व्हेन दे डोंट क्वालिफाई। सो पहला ये हो गया कि भाई आप रूल्स के खिलाफ जाकर उनकी मदद कर दें। इसके फायदे क्या है, हेल्प ऑफ द नीडी हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कंपैशन विंस। एंड इसके नुकसान क्या है, अगेंस्ट द रूल है, ट्रस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्रोकन, क्योंकि सब इसमें ट्रस्ट करते हैं राकेश में। तीसरा क्या है, नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। चौथा क्या है, व्हाट अबाउट द सिमिलर कपल्स। सो जो बाकी के सिमिलर कपल्स हैं जो कि अपने लेट्स से जो ऐसे कपल्स हैं जो कि एक क्राइटेरिया को छोड़कर बाकी के 3 फुलफिल कर रहे हैं, क्या आप उन्हें भी ये बेनिफिट दोगे। या फिर ऐसे कपल्स जो कि चारों कर रहे हैं एंड जिनमें से एक की जगह पर आप इस कपल की हेल्प करें, उनका क्या होगा। सो ये सारे इसके नुकसान या दोष हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, डिनाइंग द हेल्प, राइट। सो डिनाइंग द हेल्प टू द कपल। अब इसमें फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर आप कपल की हेल्प करते नहीं है तो क्या होगा, कंप्लीटली लीगल एंड एज पर द रूल्स है। क्विक सोल्यूशन फॉर राकेश कि भाई रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं था, हमने हेल्प नहीं की, तो राकेश के लिए भी क्विक सोल्यूशन हो गया। नुकसान क्या है, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस, लैक ऑफ कंपैशन एंड नो सोल्यूशन टू द कपल। तो ये सारे इसके नुकसान हो गए। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, यहां पर इस सिचुएशन में हमें 2 अप्रोचेस को इकट्ठे लेकर चलना है। पहला तो है इमीडिएट अप्रोच क्या होगी। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इन दिस पोजीशन यू मस्ट ट्राई, एटलीस्ट यू मस्ट ट्राई टू हेल्प द कपल। सो इमीडिएट अप्रोच जो ये होगी वो ये होगी कि भाई आप कपल की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या होगी, आप सरकार की तरफ अपना फीडबैक भेजेंगे कि भाई इस प्रॉब्लम में ये, इस स्कीम में ये इशू आ रहा है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है। सो ये इमीडिएट अप्रोच कहता है जी टॉकिंग टू द कंसर्न डॉक्टर टू नो द एग्जैक्ट इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, टॉकिंग टू एनजीओज या फिर टेकिंग हेल्प ऑफ द एनजीओज वर्किंग इन दिस फील्ड। सबसे पहले आप डॉक्टर से बात करो, उनसे पूछो कि भाई इंसिडेंशियल जो खर्चे हैं दवाइयों के, हॉस्पिटलाइजेशन के, वो कितने हो सकते हैं। जितने भी हैं, उन्होंने कहा जी 1 लाख के आसपास, ठीक है। अब उससे आप बेनिफिट जो है एनजीओ से ले सकते हो, एनजीओ से बात कर सकते हो कि इस तरह से एक कपल है, वो इस सिचुएशन में है, उनकी आपको हेल्प करनी होगी। रिक्वेस्टिंग द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू हेल्प द कपल आउट ऑफ द वेलफेयर फंड इफ पॉसिबल। सो अगर एनजीओज मिल जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हेल्प कर सकते हो कि भाई वो अपने फंड से, राइट, वेलफेयर फंड ऑफ द पीपल जो है उससे यहाँ पर जो है हेल्प करें। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। हमें इस शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तक रुकना नहीं होता है। ऐसी दिक्कत दोबारा ना आए, ये प्रॉब्लम कोई और ना फेस करे, इसकी कोशिश करनी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर ही देंगे इसको भी सॉल्व, लेकिन इसकी कोशिश करनी है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप अभी तक सीमित नहीं है, बियॉन्ड जाकर सोचते हैं चीजों को।
कहते जी क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इंश्योरिंग द इंक्लूजन ऑफ मैक्सिमम पीपल अंडर द पर्व्यू ऑफ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। अब देखिए जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अगर आपको वहां पे याद आ रही है तो एक दो गवर्नमेंट स्कीम्स का नाम लिख कर आए एंड वहां पर लिख कर आए कि हम कोशिश करेंगे कि लोग इस स्कीम का बेनिफिट की जगह दूसरी स्कीम का बेनिफिट जो मिल सकता है उनको उसको लें। प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट सच केसेस एंड रिकमेंडिंग इट टू रैशनलाइज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन द स्कीम। सो ये भी हो सकता है कि भाई आप गवर्नमेंट को ये सलाह दें कि भाई आप रैशनलाइज करें ताकि जो मैक्सिमम बेनिफिशियरीज है उनको हेल्प मिल सके। फायदे क्या है? कहते जी रूल्स विल नॉट बी ब्रीच्ड। सबसे पहली बात तो इस सोल्यूशन में रूल नहीं टूट रहा है। ट्रस्ट ऑफ द हायर अथॉरिटीज बना रहेगा। क्रेडिबिलिटी एज एन ऑफिसर इंक्रीज होगी। हेल्प ऑफ द नीडी कपल एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर अदर सच पर्सन जो कि इस तरह की सिचुएशन में फेस करते हैं। सो ये इसके कुछ फायदे हैं एंड नुकसान मुझे यहाँ पे कोई नजर नहीं आया। आपको नजर आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के इस सेशन में इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।